मेरी इंश्योरेंस की रिसिप्ट कहाँ गई। तो आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को इस तरह के पेपर ढूंढते हुए कि मेरे LIC की रिसीट कहाँ है, FD की रिसीट कहाँ है, मेरी कार इंश्योरेंस की रिसीट कहाँ है, ये सब में उलझते हुए देखा होगा। हम सब फाइनेंशियल प्लानिंग को कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको पता है कि सिंपल फाइनेंशियल प्लान की दो जरूरी क्वालिटीज होती हैं कि वो सिंपल टू प्लान होती है एंड सिंपल टू एग्जीक्यूट। कम इंस्ट्रूमेंट और इजी टू बाय इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के चक्कर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप ना खरीद लीजिए जिसको खरीदना ही बहुत मुश्किल हो, जिसके पेपर वर्क बहुत ज्यादा है और जिसको खरीदने में आपको ऐसा लगे अरे फंस गए इसको लेके। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर आपको नहीं लेना है। सेकंड चीज, आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में राइट बैलेंस चाहिए कि आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिले, आपकी टैक्स सेविंग भी अच्छे से हो जाए और इमरजेंसी के लिए आपके पास इंश्योरेंस कवर भी अच्छा हो। तीनों का राइट बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने हाई रिस्क हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया जिसके कारण मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी थी तो आपका कैपिटल इरोड हो गया और इमरजेंसी के लिए आपके पास इंश्योरेंस में फंड ही नहीं है, या फिर आप कमा तो खूब रहे हैं लेकिन टैक्स प्लानिंग अच्छी नहीं है तो टैक्स भी खूब दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विथ मार्केट माइलस्टोन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 स्टेप बिना पेपर वर्क का सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग जो हर कोई एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा आज वो चारों स्टेप और कैसे आप बिना पेपर वर्क के आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे जरूरी होता है आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रेडी रहना, क्योंकि अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए सही कॉर्पस नहीं होगा और सही फंड्स नहीं है तो आप कभी भी पीसफुल नहीं रहेंगे, दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी। तो इमरजेंसीज के लिए आपको तैयार रखने के लिए जरूरी है कि, और ये थोड़ा आयरॉनिकल भी है क्योंकि कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो हम अपनी 5-10 लाख की कार को कार इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कई बार हम नहीं लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस लेना एब्सोल्यूट मस्ट है अगर आप अपने परिवार के अर्निंग मेंबर हैं तो, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं तो, जिनकी जिंदगी आपकी कमाई से चलती है। अगर आप घर के ऐसे मेंबर हैं तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि घर में किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, और है तो घर में सबका लाइफ इंश्योरेंस है, घर में बच्चों का भी लाइफ इंश्योरेंस है, और ये भी ओवर डूइंग इट है। राइट फाइनेंशियल प्लान वो है जहां आप अर्निंग मेंबर्स का घर के लाइफ इंश्योरेंस लें, ताकि आपके घर में जो डिपेंडेंट्स हैं कल को आपको अगर कुछ भी होता है तो आपके डिपेंडेंट्स को जिंदगी अफेक्ट ना हो। सिर्फ अर्निंग मेंबर्स का लाइफ इंश्योरेंस लें। लाइफ इंश्योरेंस हो गया। सेकंड आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको घर के सभी मेंबर्स का लेना चाहिए, क्योंकि किसी की भी अगर तबियत खराब हुई तो खर्चा आप पर आएगा। इसीलिए अपनी अर्निंग्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको पूरे परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। अब आपको लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना है, तो आपकी ईयरली इनकम का 20 गुना, यानी कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको उसका 20 गुना यानी कि 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 25 से 30 साल के हैं तो लगभग 500 या 600 रुपए महीने के, साल के 6-6.5 हजार रुपए आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस। अब अगर आप 25 से 30 साल के ना हो, आप 25 से 30 साल के नॉन स्मोकर हैं तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आप तब लेने जाएंगे इंश्योरेंस तो प्रीमियम ज्यादा होते जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाता है। यानी कि अगर आप 25 साल के हैं और आप आज लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और आपका ईयरली प्रीमियम 6,500 रुपए आ रहा है, तो आप जब 55 के भी हो जाएंगे तो आप 6,500 रुपए का ही प्रीमियम देंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस को जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। हेल्थ इंश्योरेंस, इसका प्रीमियम हर साल चेंज होते रहता है, इसका प्रीमियम फिक्स्ड नहीं होता है। ये आपको कितना लेना चाहिए, अगर आपका 4-5 लोगों का परिवार है तो आपको कम से कम पर पर्सन 2 से 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर 5 से 6 लोगों का परिवार है तो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये रफली आपको 1,000 रुपए पर लाख पर ईयर पड़ेगा, यानी कि आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 5,000 रुपए साल का आपको प्रीमियम आएगा। तो अब जरा सोचिए, ये ज्यादा महंगा नहीं है। आपकी 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस आ गई, 6 या 6,500 हजार रुपए की, आपका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ गया 5-5.5 हजार रुपए का, यानी कि 11-12 हजार रुपए में आपकी 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस साल भर। तो साल भर में एक तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मिलाकर आपका 1,000 रुपए महीने का खर्चा आ रहा है। तो ये हुई आपकी इंश्योरेंस प्लानिंग। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट प्लानिंग का आजकल सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर साल कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आप जब 60 इयर्स के हो जाएंगे तब आप उसमें से 60% को आप निकाल सकते हैं, और बाकी का आपको एक एन्युइटी प्लान, मंथली इनकम प्लान दिया जाएगा, ताकि आपके मंथली खर्चे भी चलते रहें। तो हर किसी को NPS को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 बेनिफिट्स हैं। बाकी रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स के मुकाबले इसमें रिटर्न्स ज्यादा हैं। आपका वेल्थ तेजी से कंपाउंड होगा और रिटायरमेंट के समय कॉर्पस अच्छा बनेगा, और इसमें लॉक इन
कंडीशंस रिजिड हैं। यूजुअली ये डाउनसाइड होता है, लेकिन ये रिटायरमेंट प्रोडक्ट के लिए ये एक अच्छी चीज है। आप जो भी पैसा डालेंगे वो आप 60 की उम्र के बाद ही निकाल पाएंगे। अगर हम एफडी करवाएं या फिर म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट का पैसा लगा दें तो बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी, कोई ना कोई जिम्मेदारी के कारण हमें उस पैसे को निकाल लेना पड़ता है। नतीजा, रिटायरमेंट के समय हमें अच्छा कॉर्पस नहीं मिल पाता, क्योंकि एनपीएस की रिडम्पशन कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उसमें वही पैसा डाले जिस पैसे की आपको रोजमर्रा में जरूरत ना हो, लेकिन वो पैसा डिसिप्लिन से इकट्ठा होता रहेगा और 30-35 साल बाद बहुत अच्छा कॉर्पस बन के निकलेगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट पे आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं रिटायरमेंट के पहले या फिर आपके रिटायरमेंट एज से पहले, मतलब 60 जो भी होता है। ये एक अच्छी कंडीशन है। तीसरा बेनिफिट, आजकल ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम की बातें बहुत चल रही हैं बजट के बाद, तो यहाँ पे भी एनपीएस बहुत अच्छा है। जैसा आप जानते होंगे कि काफी सारे एग्जम्पशंस जो टैक्स एग्जम्पशंस इंश्योरेंस को अवेलेबल थे, म्यूचुअल फंड्स को अवेलेबल थे, वो अगले साल से इन सबको अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन एनपीएस ऐसा एग्जम्पशन है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है, यानी कि आपका टैक्स स्लैब चाहे कुछ भी हो, साल में 50,000 रुपए तक जब आप एनपीएस में डालेंगे तो उस 50,000 रुपए पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट होने के अलावा ये अच्छा टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिटी भी देना चाहूंगा कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम आई है, ये जो आप अगले साल से जो कमाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद कमा रहे होंगे, उस पे लागू होगा। तो आपको टैक्स प्लानिंग भी करना है ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अगर तो इस साल आप टैक्स बचा सकते हैं अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आपको इस साल जरूर लाइफ इंश्योरेंस खरीद ही लेना चाहिए, एनपीएस खरीद ही लेना चाहिए, और जो चौथा इंस्ट्रूमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, वो भी खरीद ही लेने चाहिए। आप इन चारों प्रोडक्ट्स में जो भी निवेश करोगे उसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और 50,000 का एनपीएस पे एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अच्छी बात यह है, ये चारों ही इंस्ट्रूमेंट आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग और म्यूचुअल फंड के जरिए वेल्थ क्रिएशन भी कन्वीनियंटली हो सकता है। अब बात करते हैं ईएलएसएस फंड की। अब आपको पता है ईएलएसएस फंड में मुझे अच्छा क्या लगता है, ये एक ऐसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको रिटर्न के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट तो देते हैं, लेकिन आपको रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ईएलएसएस ऐसी कैटेगरी है जो आपको बिल्कुल किसी लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप की तरह म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न्स देते हैं, तो रिटर्न्स पे नो कॉम्प्रोमाइज, सिर्फ आपको लॉक इन देना है 3 साल के लिए, तो आपको रिटर्न्स बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा ओवरऑल टैक्स प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 80C का ब्रैकेट है 1.5 लाख का, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कवर हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग वाले और बहुत सारी चीजें हैं। ये जो 1.5 लाख का एग्जम्पशन है, कुल मिला के मतलब टोटल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जो ईएलएसएस फंड है, इन सब का मिला के होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने 20,000 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस ले ली, तो आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड 1,30,000 रुपए के खरीदने हैं, उससे ज्यादा के नहीं, क्योंकि ओवरऑल बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। लेकिन एनपीएस में आपको 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एनपीएस में 50,000 डाल ही देने चाहिए अगर आपके पास फंड सरप्लस है तो। और जैसा मैंने बताया, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक का बटन, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी। और आपको हर दिन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया जानना हो या फिर बिजनेस और फाइनेंस के बारे में आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पढ़नी हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज में, हमारी डेली बेस्ट स्टॉक पिक वहां पर आते हैं। तो फिर चलिए आपको मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक दिस इज जयंत साइनिंग ऑफ, बाय बाय।